नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। हम फिर हाजिर हैं धुआंधार खबरों के ताजा तरीन बुलेटिन को लेकर। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी जैसे होगी आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, चाहे हो कोई शहर, हर बड़ी खबर नॉन स्टॉप पहुंचेगी आप तक। और आज खबरों में हम बात करेंगे कि कैसे 10 दिन में चौथी बार महंगा हो गया है पेट्रोल डीजल, कैसे 2022 की तर्ज पर बढ़ रहे हैं तेल के दाम और कैसे तपती दोपहरी में पावर कट से शहर शहर हाहाकार मचा। आज से कैसे 9 दिन तक रहेगा नौतपा का टॉर्चर। ट्विशा केस में सेकंड पोस्टमार्टम की कब आएगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से जबलपुर हाई कोर्ट तक सुनवाई। नीट धांधली पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या होगा, साथ ही बताएंगे धार भोजशाला में सीएम मोहन यादव आज करेंगे क्या ऐलान। पेट्रोल डीजल ने एक बार फिर रफ्तार का टॉप गियर पकड़ लिया है। पिछले 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ऑल टाइम हाई पर है और दूसरी बार 100 के पार पहुंच चुकी है। और इससे पहले दिल्ली में 7 जुलाई 2021 को पेट्रोल की कीमत ₹100 के पार गई थी और अब दूसरी बार पेट्रोल ने सेंचुरी लगाई है। 10 दिन में करीब ₹8 डीजल के दाम बढ़ने से भी सैकड़ों लोगों के ऊपर संकट आ गया है। कोलकाता में आज डीजल की कीमत ₹99.82 है और कीमतें बढ़ने से आम जनता पर महंगाई की मार भी पड़ने वाली है और माल भाड़ा बढ़ सकता है, खेती की लागत में इजाफा हो सकता है, बस, ऑटो, टैक्सी का किराया बढ़ेगा। और पेट्रोल के दामों की बात करें तो पिछले 10 दिन में अब तक करीब ₹7.5 की बढ़ोतरी हो चुकी है। 10 दिन में चौथी बार बढ़ गए पेट्रोल के दाम। महंगाई का हंटर पेट्रोल डीजल भागे बम पर। अभी क्या करना है, रेगुलर हम लोग को काम के आना है तो करना ही पड़ता है ना मैनेज। क्या कर सकते हैं उसके लिए। अभी सरकार तो हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, गरीबों के ऊपर क्या करेंगे। सरकार अपने एरोप्लेन से घूमते और हम लोग के ऊपर पेट्रोल का भाव बढ़ा रही है, क्या करेंगे अभी। महंगाई की चौथी किश्त, लाचार पब्लिक। महंगाई की आग, खाड़ी संकट का दुष्प्रभाव। काफी सारा फर्क पड़ रहा है, मगर क्या करेंगे अभी, किसको बोलेंगे, कितनी बार बोलेगी मुझे कम करो कम करो, कम हो जाएगा तो अच्छा है, कम हो जाएगा तो अच्छा है। बट परेशान हो गए बहुत, काफी बिगड़ गया। काफी सारा बजट बिगड़ गया है। रेंट भरना है या पेट्रोल भरना है या क्या करना है। इससे तो अच्छा है कि हम हमारे गांव में वापस शिफ्ट हो जाए। तेल फिर महंगा, कब थमेगा ये सिलसिला। पेट्रोल डीजल की कीमतें पिछले 10 दिन में 4 बार बढ़ी हैं। 15 मई से दाम बढ़ने की जो शुरुआत हुई वो आज 25 मई यानी कि 10 दिन में पेट्रोल की कीमत में करीब करीब ₹7 से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। तो जरा चार्ट आप देख लीजिए। 15 मई से हम शुरुआत करते हैं। 15 मई को 3-3 रुपए बढ़े थे पेट्रोल और डीजल के दाम। उसके बाद 19 मई को 87 पैसे, उसके बाद 91 पैसे दाम बढ़े डीजल और पेट्रोल के। अब उसके बाद 23 मई को पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गए, 87 पैसे और 91 पैसे हो गए आपके डीजल के दाम। आज यानी कि 25 मई को ₹2.61 दाम बढ़ गए और डीजल के दाम ₹2.71 हो गए। अब आपको सबको अगर मिला देते हैं, ये चारों को आप मिला दीजिए तो 10 दिन में लगभग ₹7.5 से ज्यादा की आप कह सकते हैं कि बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल में ₹7.35 की और डीजल में ₹7.53 की बढ़ोतरी हो गई है। और ये दाम पिछले 10 दिन में बढ़े हैं और इसकी वजह क्या है आप जानते हैं, वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम। राजधानी दिल्ली में पिछले 2 हफ्ते में 4 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। कुछ लोग अभी भी पेट्रोल पंप पे आप देखें कि पेट्रोल डलवा रहे हैं बढ़े हुए दामों में। क्या नाम है भाई साहब आपका?
मेरा राजीव नाम है। राजीव जी बताइए, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहेंगे आम लोगों की जेब पर कितना असर पड़ेगा? अब सर असर पड़े या ना पड़े पेट्रोल तो डलवाना ही है। बस। लेकिन फिर भी कुछ तो कहना चाहेंगे सरकार से कि भाई दो सरकार से थोड़ी ये महंगाई सस्ती करें, पेट्रोल के दाम में थोड़े कम करें। चलो कोई गरीब आदमी है वो तो नहीं डलवा सकता पेट्रोल, ठीक है। आपका क्या नाम है सर? बाल किशन। 2 हफ्ते में 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। आप 2 व्हीलर पे सफर करते हैं, रोजाना ऑफिस जाते हैं, कितना असर पड़ रहा है? इस जेब में काफी असर पड़ रहा है भाई। आप अगर 10 रुपए भी एक उसमें बढ़ रहा है तो ये लगा के चलिए आपके 1000-2000 रुपए का फर्क पड़ जाता है। तो मैं सरकार से यही कहूंगा कि जो महंगाई जो बढ़ रही है इस पर रोक लगाया जाए, यही कहेंगे। बिल्कुल। आपको तस्वीरें दिखा दें कि ये दिल्ली का पेट्रोल पंप है जहां पर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 12 पैसे तक पहुंच गई है। वहीं जो डीजल है वो 95 रुपए 20 पैसे तक पहुंच गया है। फिलहाल लगातार जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उससे लोग भी परेशान हैं। कुछ और भी हैं हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका सर? जी सर, सोहन सिंह। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, 2 हफ्ते में 4 बार। इसमें सर कोई बुराई नहीं है, ये देश हित में हो रहा है और हमें भी पता है इस समय वर्ल्ड की पूरे की क्या स्थिति चल रही है। और देशों को देखा जाए तो इंडिया के अंदर फिलहाल सब कुछ ठीक ही है। कोई मुझे ये इशू लग नहीं रहा कि ये गलत हो रहा है। अपने देश की इकोनॉमी के लिए ये सब चीजें जरूरी है। यहाँ पे लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उसको लेकर कुछ लोगों में नाराजगी है, तो कुछ लोग जो हैं इकोनॉमी का हवाला दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जो लगातार हालात बने हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए तेल कंपनियों ने पिछले 2 हफ्ते में 4 बार जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। और इस वक्त जो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है वो 100 से ज्यादा पहुंच चुकी है। ऑब्वियसली महंगा हो रहा तो अच्छी बात नहीं है, इसमें क्या कहना है आप बताओ। आम लोगों की जेब पर कितना असर पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा ही, तो कुछ कर नहीं सकते। तो बिल्कुल लगातार जो है आम लोगों की जेब पर, आम जनता की जेब पर असर पड़ रहा है। खासतौर पर जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है या मिडिल क्लास है, उनकी जेबों पर जो है ज्यादा असर है। वहीं सरकार की तरफ से भी ये लगातार अपील की जा रही है, प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की जा रही है कि आप जो है गाड़ी का इस्तेमाल कम करें ताकि पेट्रोल डीजल को बचाया जा सके। खासतौर पर इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें, कारपूल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ईंधन की बचत हो सके। वहीं जो मिडिल ईस्ट में हालात हैं उसको ध्यान में रखते हुए पिछले 2 हफ्ते में पेट्रोल डीजल के दामों में ये 4थी बार ऐसा हुआ है जो बढ़ोतरी हुई है। और इस बार की बढ़ोतरी ने पेट्रोल के दामों के आंकड़े को 100 से पार पहुंचा दिया है। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। पेट्रोल के साथ साथ डीजल की बढ़ती कीमतें कैसे टेंशन दे रही हैं और कैसे डीजल के दामों में भी इजाफा हो रहा है, आइए आपको यह भी बताते हैं कैसे लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से लोग परेशान हैं। नए रेट क्या है डीजल के, ये आपको बता देते हैं। दिल्ली की बात करें तो नए रेट हो गए हैं 95 रुपए 20 पैसे। कितनी की बढ़ोतरी हुई है? तो 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है डीजल के दामों में। इसके अलावा आप मुंबई शहर की अगर बात करेंगे तो मुंबई शहर में डीजल कितने का मिल रहा है? डीजल मिल रहा है 97 रुपए 83 पैसे का। और यहां कितनी कीमतों में इजाफा हुआ है? तो 2 रुपए 81 पैसे कीमतें बढ़ गई हैं डीजल की मुंबई में। कोलकाता की बात करेंगे तो कोलकाता में डीजल मिल रहा है 99 रुपए 82 पैसे में और यहां भी इजाफा हुआ है 2 रुपए 80 पैसे का कीमतों में। इसके अलावा अगर चेन्नई की बात करेंगे तो चेन्नई में भी डीजल की कीमत हो गई है प्रति लीटर 99 रुपए 55 पैसे और यहां भी जो इजाफा हुआ है डीजल की कीमतों में वो 2 रुपए 57 पैसे हुआ है, जिसकी वजह से लोग हलकान हैं, परेशान हैं। पेट्रोल डीजल के दाम फिर से एक बार बढ़ गए, कितना फर्क पड़ रहा है? काफ़ी सारा फर्क पड़ रहा है, मगर क्या करेगा अभी, किसको बोलेंगे, कितनी बार बोलेगी मुँह कि कम करो कम करो, कम हो जाएगा तो अच्छा है, कम हो जाएगा तो अच्छा है। बट परेशान हो गए बहुत, काफ़ी बजट बिगड़ गया आपका? काफ़ी सारा बजट बिगड़ गया है। रेंट भरना या पेट्रोल भरना या क्या करना, इससे तो अच्छा है कि हम हमारे गाँव में वापस शिफ्ट हो जाए और कुछ नहीं कह सकते। बहुत बहुत महंगाई भी इतनी बड़ी है तो क्या करें अभी। एक्स्ट्रा का कितना खर्चा करना पड़ रहा है? एक्स्ट्रा जो 1000 में होता तो अब 2000 2500 जा रहा है पेट्रोल में महीने का। तो इससे तुम्हारा बजट गड़बड़ा गया? महीने का बजट हिल गया अभी। पेट्रोल का दाम बढ़ा, कितना फर्क पड़ रहा है आपकी जेब पे? मेरे तो जेब के बहुत फर्क पड़ रहा है हम लोग के ऊपर। कितना ज्यादा जा रहा है अभी तो बहुत ज्यादा जा रहा है, लेकिन बजट बिगड़ गया आप लोग का? क्यों नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा ही ना।
घर का बजट बिगड़ेगा ही ना। अगर पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो घर का बजट के ऊपर भी वो असर होता है ना उसका। अभी कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? अभी क्या करना है, रेगुलर हम लोग को काम के आना है तो करना ही पड़ता है ना मैनेज। क्या कर सकते हैं उसके लिए। अभी सरकार तो हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, गरीबों के ऊपर क्या करेंगे। सरकार अपनी एरोप्लेन से घूमते और हम लोग के ऊपर पेट्रोल का भाव बढ़ा रही है, क्या करेंगे अभी हम लोग। सोचो आप, सरकार को सोचना चाहिए ना हम लोग गरीबों के पास। पेट्रोल डीजल फिर से बढ़ गया, कितना फर्क पड़ रहा है आपकी जेब पे, या क्या कहेंगे? सर देखो, बोलने के लिए तो बहुत फ़र्क पड़ गया है। अभी आप देखोगे तो मिडिल क्लास जो भी है या जो लोअर क्लास है उसमें तो बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि 103 जो पेट्रोल था वो डायरेक्टली 111 हो गया। 111 से वो 113 भी हो सकता है। आगे आपको तो मालूम है क्या चल रहा है। मैं एक मानता हूँ कि ग्लोबल क्राइसिस हो सकते हैं, लेकिन कहीं पे जो अभी सरकार चल रही है उसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो भी है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। अभी ये बोल रहे हैं कि आप ये खर्चा बंद करो ना, नहीं बोल रहे, सब करना है। लेकिन यही अगर आप पहले से चालू कर देते थे कि जब से जो भी वॉर चालू हो गया तब से अगर हम कुछ कर सकते थे तो आज हमारा पेट्रोल का प्राइस 111 नहीं तो 107, 105, 108 तक हो सकता था। ऐसे नहीं कि बढ़ते नहीं थे, बढ़ते तो थे। ग्लोबल क्राइसिस का सबको इफेक्ट होता है, सारे कंट्री को होता है, ऐसा नहीं है कि भारत को ही हो रहा है। लेकिन अपनी सरकार होशियार है फिर, लेकिन उनकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कहीं पे गलत हो गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। फर्क तो पड़ता ही है ना हर चीज़ पे। मार्केटिंग भी पड़ता है, अभी हमारे किसी में भी पड़ता है। डेली चलाने में भी रह गए तो 400-500 हज़ार का रुपया पेट्रोल का दाम भी अपना गाड़ी में बढ़ जाता है। लेकिन पेट्रोल डीजल तो थोड़ा कम होना ही मांगता है अभी। लेकिन ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, इसके लिए थोड़ी ऐसा ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, पहले भी चल रहा था। कांग्रेस के ज़माने में भी थोड़ा चल रहा था ना, तभी उन लोगों ने थोड़ा सा रखा था ना, स्टेबल रखा था। वैसे थोड़ा स्टेबल रखना मांगता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के जैसलमेर से, जहां पर डंपिंग यार्ड में सैकड़ों गौवंश के शव मिले हैं। शव इधर उधर बिखरे पड़े हैं, बेहद बुरी हालत में हैं। और बताया जा रहा है कि डंपिंग यार्ड में कचरा और जहरीली चीज खाने से गायों की मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने डंपिंग यार्ड को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की है। लगातार विरोध के बावजूद डंपिंग यार्ड को यहां से नहीं हटाया गया, जिससे गौ रक्षकों और स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। सैकड़ों की तादाद में गौवंश मिला है, यानी कि शव मिले हैं, और ये बताया जा रहा है कि कचरा और जहरीले पदार्थ खाने की वजह से गायों की मौत हुई है। फिर भी यहाँ गौ माता की स्थिति को देखा जाए तो बहुत ही बुरे हाल है। यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि आप अपने आंखों में देख भी नहीं पाओगे। और युवा जितने भी जैसलमेर के गौरक्षक है, जीव प्रेमी है, हम सब बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हम समर्थन देंगे। और गौ माता के नाम पर वोट मांगने के लिए रात और दिन 50 चक्कर निकाल देते हैं। और यहाँ डंपिंग यार्ड आने से उनको शर्म आती है। ऐसी बदबू, ऐसी गंदगी, ऐसा कचरा, प्लास्टिक गाय खा रही है, जहर खा रही है, गायों की हालत बेहाल है। और नगर परिषद आयुक्त साहब को तो इसी में अच्छा लगता है, राजनीति करनी हो या भाषण देने हो, और हम जैसों के तो फोन उठाएंगे नहीं। उनको पता है कि खुली किताब करने वाले हैं। और मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, ये सैकड़ों गायें मरी पड़ी हुई थी। ये सरहद इलाका है जैसलमेर का, वहां पर। और उसके बाद जब कोई एक स्थानीय युवक जाता है, उसने बताने की कोशिश करी। उसके बाद जब ये वीडियो सर्कुलेट हुए तब जाके कहीं प्रशासन चेता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रशासन ने एक सिर्फ नोटिस दिया है एक ठेकेदार को, और उसमें चेतावनी दी है। बड़ी बात यह कि इस डंपिंग यार्ड में जो आसपास के जितने भी गौशाला की गायें हैं या गौपालकों की गायें हैं, वो यहाँ पर आती हैं, कचरा खाती है, उनकी मौत हो जाती है, उनको कोई उठाता भी नहीं है गाय को। और वहां पर बहुत बड़ी तादाद में गाय की जो लाशें हैं वो पड़ी हुई थी। और उसके बाद ये सवाल उठा, उसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में वहां से गायों को तो हटा दिया, लेकिन दिक्कत ये हुई है कि तमाम जो गौशालाएं से जो वहां पर गाय आती हैं उनकी वहां पर लाशें पड़ी हुई थी। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद गौपालक हैं, और उसके बाद प्रदेश में गाय की इस तरीके की दुर्दशा बहुत बड़े सवाल खड़ी करती है। अभी फिलहाल आनन फानन में प्रशासन ने वहां से गाय को हटा तो दिया है, लेकिन नियम कानून ये कहता है कि अगर इस तरीके की बड़ी तादाद में गायों की
लाशें एक जगह पर डंपिंग यार्ड में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि मिट्टी हटा के वहां से गाड़ के रखना चाहिए। ये गाय कहां से आई हैं, गौपालक जितने थी उनकी गाय थी, अगर वहां पे विचरण कर रही थी तो वहां पर उनकी मौत कैसे हो गई, इन सवालों का जवाब प्रशासन ने नहीं दिया है। लेकिन उस डंपिंग यार्ड में बहुत बड़ी तादाद में गायों की लाशें पड़ी हुई थी, जिसको अब प्रशासन ने वहां से हटा तो दिया है, लेकिन अब माना जा रहा है कि सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि ये गाय किनकी थी, कहां से आई, इतनी बड़ी तादाद में मौत कैसे हो गई, और अभी फिलहाल वहां पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा मनीष, लेकिन इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप प्रशासन की ओर से एक बार भी ये कोशिश नहीं की गई कि जो गाय है उनकी किसी जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं उनसे जांच करवाई जाए कि मौत की वजह क्या है। देखिए, लोकल स्तर पर जो हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि जो गाय, जो गौपालकों की या गौशाला से जो गायें हैं जो आसपास के इलाकों में इधर उधर घूमती है और यहाँ डंपिंग यार्ड में आकर ये पॉलीथीन और कचरा खाती है, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके लिए बाकायदा राज्य सरकार ने गौ संवर्धन नियम बनाए हैं, उसके तहत जितनी भी बाहर खुलेआम जो गाय घूमती है उनके लिए एक शेड दिया जाना चाहिए, एक जगह दी जानी चाहिए जहां पर गायों का एक इंतजाम किया जाने। खासतौर पर इस सरकार में गाय को लेकर तमाम नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन वो तमाम नियम कानून सिर्फ आप जितना बता रहे हैं इसमें बहुत लापरवाही हुई है। बहरहाल बड़ी खबर आ रही है, त्विषा शर्मा की मौत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस की अगुवाई में ये बेंच सुनवाई कर रही है। जांच की निष्पक्षता से जांच हो, ये बातें कही जा रही हैं। तो स्वतः संज्ञान लिया गया था इस केस का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच में सुनवाई हो रही है। जांच की निष्पक्षता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसके साथ ही साथ त्विषा मामले पर जबलपुर हाई कोर्ट में भी सुनवाई इस वक्त चल रही है। तो ये बड़ी खबर है। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, आपके पास और क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए अमित, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुओ मोटो लिया था, बताया गया था, क्योंकि रजिस्ट्री से ये पूरा एक नोट जो है वो सीजीआई सूर्यकांत के पास गया था, जिसमें कहा गया था कि लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो लड़की है त्विषा, उसकी जो सास है वो जज रही है, रिटायर्ड जज है, उनके पति जो है वो वकील है, और निष्पक्षता के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं। इसके बाद सीजीआई सूर्यकांत ने इसके ऊपर सुओ मोटो लिया। आज इसके ऊपर पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। जब सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले सीजीआई ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि सीबीआई को सौंपी गई है। इसके बाद सीजीआई ने कहा कि मीडिया की भी जिम्मेदारी से बनती है कि वो जिम्मेदारी से काम करे, किसी पक्ष के बयान के आधार पर दावे न किए जाए, ये सीजीआई सूर्यकांत ने कहा है। इसके अलावा यह भी कहा सीजीआई ने कि सीबीआई जिम्मेदारी से जांच करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने यह कहा कि मृतका के बारे में बयान दिए गए, उनकी सास ने जांच में सहयोग नहीं किया, अपना बयान दर्ज करवाने में आनाकानी की। ये तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कहा। इसके बाद जो जज रही हैं गिरिबाला, उनके वकील ने कहा कि यह गलत है, ऐसी बात यहां नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बयान अपने रिकॉर्ड करवाए हैं। ये जो पूर्व जज यानी कि जो त्रिषा की सास है, उनकी तरफ से कहा गया। और सीजीआई ने कहा कि कानून को अपना काम करने दिया जाए। मीडिया से अनुरोध है कि किसी पक्ष के बयान के आधार पर दावे ना करे। तो मीडिया से भी लगातार रिक्वेस्ट जो है वो सीजीआई सूर्यकांत कर रहे हैं। इसके बाद जो ये भी कहा, जो सीजीआई है, उन्होंने ये भी कहा कि कृपया साउंड बाइट के पीछे ना भागें। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह ठीक है, लेकिन इस केस में मीडिया के चलते ही कई बातें सामने आई हैं। ये तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है एमपी सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि मीडिया के चलते ही कई जो चीजें हैं वो सामने आई, मीडिया के चलते ही सब कुछ हुआ। सीजीआई ने कहा हम सभी पक्षों से कहते हैं कि प्रीमेच्योर बयानबाजी ना करें। तो सीजीआई ये कह रहे हैं कि प्रीमेच्योर बयानबाजी ना करें, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया। इसके अलावा पीड़ित परिवार के वकील सिद्धार्थ लूथरा, उन्होंने कहा कि शुरू से ही सबूतों को नुकसान पहुंचाया गया। सीजीआई ने कहा हम किसी बात पर टिप्पणी नहीं करेंगे, सीबीआई जांच में सक्षम है, ये लगातार सीजीआई सूर्यकांत कह रहे हैं। गिरिराज सिंह की तरफ से के परिवार के वकील सिद्धार्थ दवे, उन्होंने कहा कि मैं भी अपने बचाव में कई बातें कह सकता हूं, लेकिन मैं अभी नहीं कह रहा हूं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि डाइवोर्स डॉटर डेड डॉटर से अच्छी है। तो आप देखिए किस तरीके की दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही है। जो सॉलिसिटर जनरल उन्होंने कहा कि डाइवोर्स डॉटर वो डेड डॉटर से अच्छी है, लड़की के परिवार को भी उनकी शिकायतों पर समय रहते ध्यान देना चाहिए था, ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा। इसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश लिखवाना शुरू किया। जो सीजीआई उन्होंने कहा कि 12 मई को 33 साल की त्विषा की संदिग्ध मौत हुई। मीडिया रिपोर्ट में पुलिस जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए। मृतका के पति वकील और सास रिटायर्ड जिला जज रही है। ये
जो सीजे सूर्यकांत है वो कह रहे हैं नैरेटिव बनाया गया कि जांच साफ सुथरी नहीं है, इसके चलते हमने संज्ञान लिया। तो सीजे ये कह रहे हैं कि नैरेटिव ये बनाया गया कि जांच साफ सुथरी नहीं चल रही है, इसके चलते हमें संज्ञान लिया। इस बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी कुछ कदम उठाए हैं, ये सीजे सूर्यकांत ने कहा। दोबारा इस केस में जितनी भी जो गुत्थियां थी, जो उलझी हुई थी, जितनी भी गांठें थी, वो सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में जो सुनवाई इस वक्त चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी काफी अहम है। जबलपुर में भी हाई कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है और ये सुनवाई भी गिरिबाला सिंह जो कि सास है ट्विशा की, उसको लेकर चल रही है। 31 साल की थी ट्विशा शर्मा, अपने माता पिता और भाई की लाडली थी। ट्विशा और समर्थ की शादी के सिर्फ 1 महीने बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और इस कलह ने ट्विशा की जान ले ली। अब तकदीर का खेल देखिए कि 13वीं पर ट्विशा का अंतिम संस्कार हुआ। भाई आशीष ने बहन को मुखाग्नि दी। कल जब ट्विशा को श्रद्धांजलि दी जा रही थी तब उसके पिता ने जो कहा वो आपका सीना चीर देगा। नवनिधि शर्मा ने कैसे अपनी बच्ची को याद किया, सुनिए। जब भी वो हमारे साथ रहती थी तो रात में गुड नाइट बोलने आना, उसका माथे पे मेरे को किस करके जाना, मम्मी को किस करके जाना। अब पता नहीं कैसे रह पाएंगे। सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसको न्याय मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये जो संज्ञान दिया है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी को उम्मीद बड़ी हुई। और कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी है। ट्विशा के साथ ससुराल में क्या हुआ था? 12 मई की रात ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा ने अपनी जिंदगी खत्म करने की ठान ली? इसके कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं। सवाल यह कि ससुराल में ट्विशा के साथ क्या हुआ था, आखिर क्या है 12 मई की शाम का सच? क्या ट्विशा का मर्डर हुआ? वो पार्लर से लौटी तब खुश थी, फिर क्यों सुसाइड कर लिया? इसके लिए ट्विशा ने खुली छत क्यों चुनी, जबकि अक्सर फांसी लगाकर आत्महत्या की घटनाएं बंद कमरों में की जाती हैं? अगर ट्विशा की हत्या हुई तो इसमें उसकी सास और पति का क्या रोल है? मर्डर हुआ तो इसका मोटिव क्या था? सुसाइड था तो शरीर में चोट के निशान कहां से आए? सवाल यह भी कि क्या ससुराल में ट्विशा से मारपीट की गई थी? और हमारे साथ अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, एक तरफ जहां पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त इस पूरे मामले में सुनवाई हो रही है, दूसरी तरफ किस तरह के आपके पास कुछ अपडेट आए, कुछ बयान आया है परिवार की ओर से, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्विशा को न्याय दिलाने की इस जंग में आज 3 कोर्ट्स में न्यायिक युद्ध चल रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में जहां सुनवाई चल रही है, संस्थागत पक्षपात यानी इंस्टीट्यूशनल बायस जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको लेकर, और साथ ही साथ प्रोसीजरल लैप्सेस यानी जो जांच है उसमें कमियां, इन 2 मुद्दों को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है तो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में जो रिटायर्ड जस्टिस गिरिबाला जो जज रही हैं, उनकी जमानत के खिलाफ ट्विशा के पिता और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी कि ये जिस पद पर रही हैं उसके चलते पक्षपात हो रहा है, प्रोसीजरल लैप्सेस हो रहे हैं, इसलिए जमानत याचिका रद्द की जाए। इसको लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में तकरीबन 2:30 बजे जस्टिस देवनारायण मिश्रा की अदालत में सुनवाई होना शुरू हो रहा है। तीसरी अदालत अब आती है जिला कोर्ट, भोपाल की जिला कोर्ट में एक तीसरा आवेदन भी जो है उस पर भी आज सुनवाई होनी है। वो आवेदन ट्विशा के परिवार वालों की तरफ से दिया गया था कि समर्थ और उनकी मां गिरिबाला सिंह के 12 तारीख से लेकर 20 तारीख तक के कॉल रिकॉर्ड्स की बाकायदा जांच हो। इसके अलावा एम्स में जो सीसीटीवी फुटेज है उसे भी प्रिक्योर सिक्योर किया जाए। यानी देश की 3 बड़ी अदालतों में आज ट्विशा को न्याय में न्याय दिलाने के लिए एक जंग चल रही है। कानूनी जंग तो गलत नहीं कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जैसा कि अतुल भाटिया मेरे सहयोगी ने बताया, परिवार को भरोसा है कि ट्विशा को देर से ही सही लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। शुक्रिया अनुराग और अतुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, ट्विशा शर्मा केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो गई है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला भी या आदेश सुना सकता है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने बड़े कमेंट किए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ कार्रवाइयों से हमें पीड़ा हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर में आदेश या फैसला भी सामने आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। लेकिन जिस दौरान ये सुनवाई हो रही थी उस दौरान कुछ टिप्पणी है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई और ये कहा गया कि कुछ कार्रवाइयों से हमें पीड़ा भी हुई है।
साथ ही साथ ये भी हिदायत दी गई है कि जो मीडिया में बयानबाजी हो रही है उससे बचा जाए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ सच्चाई, कुछ फैक्ट्स हमें मीडिया के जरिए ही पता चले हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि जो गिरिबाला सिंह है यानी ट्विशा की जो मदर इन लॉ है वो डिमीन कर रही हैं ट्विशा को मीडिया में जाकर, कई चैनल्स पर जाकर। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल बताइए और क्या जानकारियां हैं? देखिए, सुनवाई अब इस पूरे मामले पर पूरी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, और कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो इस पूरे मामले के ऊपर लिया था, आज जो सीजीआई हैं सूर्यकांत, उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि मीडिया भी जो है, जो गवाह हैं उनको उनके इंटरव्यू से बचे, और जिस तरीके से त्रिशा की मदर इन लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने ये बात कही कि पहले उन्होंने जो बयान देने से आनाकानी की, लेकिन बाद में जो उनके वकील हैं उन्होंने ये कहा कि बयान उन्होंने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को इस पूरे मामले के अंदर बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि सीबीआई को इंक्वायरी दे दी गई है। एमपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। जल्दी इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें सीबीआई पर पूरा भरोसा है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, और वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो पूरा सीक्वेंस, किस तरीके से पूरी ये वारदात हुई, ये घटना हुई, उसका खुलासा होगा। तो सीजीआई लगातार यही बात कह रहे थे कि सभी पक्ष, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो पब्लिक में जो एक तरीके से नैरेटिव बन रहा है, उसकी तरफ ना जाएं। सभी पक्ष अपनी जिम्मेदारी समझें और किसी भी तरीके से इस केस के अंदर जो भी जांच हो रही है, जो भी सबूत है, उनसे छेड़छाड़ ना करें। यही कारण है कि उन्होंने ये कहा कि मीडिया भी ऐसे गवाहों से बचे जो कि जिनके बयान जो है वो सीबीआई ने दर्ज करने हैं। लेकिन इसके ऊपर तुषार मेहता, जो कि सॉलिसिटर जनरल है और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आज पेश हुए थे, उन्होंने ये बात कही कि मीडिया के आने के बाद कई ऐसी चीजें सामने आई जो कि पहले सामने नहीं आई थी। तो अब क्योंकि सीजीआई जो है वो इस बात से संतुष्ट है कि सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, और जो भी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा और कोई भी पक्ष इसमें जो है वो किसी भी तरीके से मतलब ऐसा नहीं करे जिससे इसकी जांच प्रभावित हो। उन्होंने मीडिया को भी कहा, सोशल मीडिया को कहा, इसके अलावा जो परिवार के लोग हैं, चाहे वो त्रिशा के परिवार की तरफ से लोग हो या इन लॉज की तरफ से हो, उन सबको यह भी कहा कि वो जांच के अंदर पूरा सहयोग करे। सीबीआई सबसे बड़ी देश की जांच एजेंसी है और वो इस पूरे मामले की जांच कर रही। तो सीजीआई से संतुष्ट लगे। निश्चित रूप से अब से कुछ देर बाद ऑर्डर की कॉपी आएगी, उसमें जो सीजीआई की बेंच है उन्होंने क्या आदेश दिया है वो सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा ये घटना हुई, उसके बाद जो सीजीआई है उन्होंने इस पूरे मामले के अंदर कल सुमोटो लिया था। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और सीबीआई कोई जांच के बाद पूरा खुलासा होगा, ये सीजीआई ने कहा। तो सीजीआई लगातार इसी बात को कहते रहे कि सभी जो पक्ष हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, किस तरीके से पूरी घटना हुई, कैसे ये पूरा इंसिडेंट हुआ, कैसे त्रिशा जो है उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई जल्दी इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट जो है वो अब सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके बाद इस बात का खुलासा होगा कि किस तरीके से इस पूरी वारदात ये पूरी वारदात हुई। तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई हुई, सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा, एमपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच जल्द शुरू करेगी। तो सीबीआई इससे कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखे और लगातार इसी बात को कहते रहे कि सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझे, कोई भी ऐसी चीज ना करे जिससे सबूतों से छेड़छाड़ हो। तो अब जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच शुरू करेगी, पूरी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी और अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट का एक लिखित आदेश जो है वो सामने आएगा, जिसमें जो सीजीआई है उन्होंने किस तरीके के आदेश दिए हैं वो सामने आ जाएंगे। तो पूरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर चिंतित था, जिस तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया और जो नैरेटिव फैलाया जा रहा था उससे कहीं ना कहीं सीजीआई जो है वो कल परेशान दिखे थे। यही कारण था कि उन्होंने इस पूरे मामले के अंदर सुमोटो लिया। तो अब कई आदेश उन्होंने दिए हैं। अब से कुछ देर बाद जो ऑर्डर की कॉपी है वो सामने आ जाएगी, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर और क्या क्या आदेश सीजीआई की जो बेंच है उसकी तरफ से दिए गए हैं। जी, अब ट्विशा शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया उसके बारे में भी आपको बताते हैं। और सीबीआई जांच करने में सक्षम है, ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट में। पीड़ित परिवार और आरोपी पक्ष दोनों को सार्वजनिक बयान देने से बचें, ऐसा जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है सीजीआई ने। दोनों पक्ष जांच एजेंसी के सामने अपना अपना बयान दे, ना कि मीडिया के सामने दे। ये तमाम चीजें जब जस्टिस सूर्यकांत इस मामले की सुनवाई कर रहे थे उस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। जांच एजेंसी के सामने अपनी बात रखे दोनों पक्ष। ट्विशा शर्मा सुनवाई के दौरान सीजीआई की ओर से कुछ बातें कही गई है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। सीबीआई जांच करने में पूरी तरह से सक्षम है, सार्वजनिक बयान देने से बचे।
देखिए, सीजीआई ने सीबीआई पर पूरा भरोसा जताया है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी और सच सामने आएगा। लेकिन जिस कंसर्न को लेकर ये सुओ मोटो लिया गया था, या स्वतः संज्ञान लिया गया था, क्या अतुल उसको लेकर भी कोई चर्चा कोर्ट के अंदर हुई है? कोई टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है? खासकर जो सास की भूमिका बार बार संदिग्ध मानी जा रही थी, इस केस को प्रभावित कर सकती है गिरबाला सिंह, क्या उनको लेकर भी कोई टिप्पणी, कोई दलीलें रखी गई हैं? बिल्कुल, देखिए, आज सीजीआई सूर्यकांत ने भी सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही कि नैरेटिव ये फैलाया गया कि जो मदर इन लॉ है त्रिशा की, वो जिला जज रही हैं। इसके अलावा जो उनके पति हैं वो वकील हैं, और यही कारण था कि हमने देखा कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो त्रिशा के हस्बैंड हैं उनकी वकालत पर तुरंत सस्पेंड कर दिया था। और इसके अलावा जो लगातार आज भी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई ने यह बात कही कि लगातार ये बात कही गई कि उनके पति जो है, त्रिशा के पति, वो वकील हैं। इसके अलावा उनकी जो मदर इन लॉ है वो जज रही हैं। इससे इस केस की जो जांच है वो प्रभावित हो सकती है, और यही कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रहा, क्योंकि नैरेटिव लगातार सोशल मीडिया पर यह बात रखी जा रही थी कि उनकी जो मदर इन लॉ है त्रिशा की, वो जज रही हैं। इससे इस पूरे केस की जांच जो है वो प्रभावित हुई है, जिसको लेकर सीजीआई सूर्यकांत ने भी इस बात को कहा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा क्योंकि अब जांच एजेंसी सीबीआई है, जो कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो निश्चित रूप से सच सामने आएगा। अगर मैं जिस तरीके से पूरी कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, तो हम इसमें बताएं कि सीजीआई ने सबसे पहले कहा कि हमें जानकारी मिली है कि सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। सीजीआई ने कहा कि मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी से काम करे, किसी पक्ष के बयान पर आधार पर दावे ना किए जाएं। सीजीआई ने कहा सीबीआई जिम्मेदारी से जांच करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मृतका के बारे में बयान दिए गए, उसकी सास ने जांच में सहयोग नहीं किया, अपना बयान दर्ज करवाने में आनाकानी करी। ये मदर इन लॉ की तरफ से मदर इन लॉ के लिए कहा गया। जो तुषार मेहता है सीजीआई, जो सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने ये बात बताइएगा, क्योंकि हमारी बात हुई थी अभी संवाददाता अनुराग अमिताभ से, जो भोपाल से हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट में भी इस मामले में एक केस चल रहा है, सुनवाई हो रही है, और एक लोअर कोर्ट में भी चल रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो कुल मिलाकर अब ये जो मामला है, क्या अलग अलग कोर्ट में चलेगा, क्या किसी एक कोर्ट में ही अब पूरा मामला सुना जाएगा? देखिए, जो पोस्टमार्टम को लेकर पूरा मामला गया था, क्योंकि पहले त्रिशा का पोस्टमार्टम हो चुका था, तो उस पर परिवार के जो है वो हाईकोर्ट गया था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, और वहां पर हाईकोर्ट ने ये बात कही थी कि दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। जो कि एम्स की टीम थी वो भोपाल जाके उसने पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद कल अंतिम संस्कार त्रिशा का हुआ। तो यही आज जो सीजीआई है सूर्यकांत, उन्होंने भी इस बात को कहा कि कई आदेश जो है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी दिए हैं, जिससे वो संतुष्ट है। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही गई तुषार मेहता की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, कि डाइवोर्स डॉटर डेड डॉटर से अच्छी है। लड़की के परिवार को भी उसकी शिकायतों पर समय रहते ध्यान देना चाहिए, ये तुषार मेहता की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया। तो आप समझिए कि लोअर कोर्ट, क्योंकि जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई त्रिशा की, वो केस, क्योंकि आरोपी जो अरेस्ट हुए उनको निचली अदालत में पेश किया जाना था, तो वहां पे एक पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। लेकिन क्योंकि त्रिशा का जो परिवार है वो लगातार इस जांच से संतुष्ट नहीं था, यही कारण था कि उनका परिवार हाईकोर्ट गया, और हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि जो दोबारा पोस्टमार्टम है वो त्रिशा का किया जाए। जिसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम होता है, बकायदा दिल्ली एम्स की टीम भोपाल जाती है और वहां जाकर उसका पोस्टमार्टम त्रिशा का किया जाता है, जिसके बाद उसका कल अंतिम संस्कार हुआ। और इसके अलावा क्योंकि लगातार सोशल मीडिया, इसके अलावा मीडिया में लगातार दावे किए जा रहे थे, कई नैरेटिव फैलाए जा रहे थे, जिसके बाद जो सीजीआई सूर्यकांत है, उन्होंने कल इस पूरे मामले के अंदर सुओ मोटो लिया था, और कई दिशा निर्देश जो है वो आज दिए गए हैं, जिसमें सीबीआई की जांच से वो संतुष्ट है, ये सीजीआई ने कहा। और लगातार ये बात कही कि सभी पक्षों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सीबीआई जांच करेगी तो ये जांच रिपोर्ट कहां पेश किया जाएगा, किसके सामने पेश किया जाएगा? देखिए, लोअर कोर्ट में अपनी एक सुनवाई चल रही है, क्योंकि पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, तो सभी अदालतों के अंदर सीबीआई जो है जो भी अपनी जांच करेगी, क्योंकि लोअर कोर्ट, आप समझिए कि लोअर कोर्ट के अंदर ये पूरा मामला चल रहा है। जो भी आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, उन सभी आरोपियों को जो है वो निचली अदालत में पेश किया जाएगा। हाईकोर्ट, क्योंकि परिवार के लोग त्रिशा के संतुष्ट नहीं थे, तो वो हाईकोर्ट गए थे पोस्टमार्टम के लिए, वहां पर भी निश्चित रूप से जो भी जांच रिपोर्ट आएगी वो सीबीआई वहां पर देगी। और इसके अलावा क्योंकि आज सुओ मोटो जिस तरीके से कल सीजीआई की बेंच ने लिया था, उसके बाद आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, तो जो भी जांच रिपोर्ट होगी वो सीबीआई सभी अदालतों को सौंपेगी, यानी कि निचली अदालत, इसके अलावा हाईकोर्ट, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो अब क्योंकि आज सीजीआई ने इस पूरे मामले पर भरोसा जताया कि सीबीआई जो है वो इस पे निष्पक्ष जांच करेगी, जो भी आरोपी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से एक लंबी पूछताछ जो है वो आरोपियों से होगी, चाहे वो त्रिशा के हस्बैंड हो, लेकिन इस बीच जो त्रिशा का परिवार है वो भी तो बार बार असंतुष्टि जता रहा है, वो भी तो बार बार बाहर सुनवाई की मांग कर रहा है, इस केस को बाहर ट्रांसफर करवाने की मांग कर रहा है। उसको लेकर भी कोई जानकारी है, उसको लेकर भी कुछ बातें हुई हैं कोर्ट के अंदर?
देखिए आज जो सीजीआई है सूर्यकांत, वो कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखे जिस तरीके से एमपी सरकार यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। लगातार इस बात की बात हो रही थी, जो गिरिबाला जो कि मदर इन लॉ है त्रिशा की, उनको लेकर, उनकी भूमिका को लेकर लगातार जो है वो सवाल किए जा रहे थे। आज जो तुषार मेहता हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह बात कही कि जो मदर इन लॉ है उन्होंने अपने बयान देने में आनाकानी की, और यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने इस बात को कहा कि सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि लगातार ये नैरेटिव फैलाया गया कि जो उनकी मदर इन लॉ है वो जो है जिला जज रही हैं, और इसके अलावा जो उनके पति हैं त्रिशा के, वो वकील हैं। इसके चलते इस पूरी जांच को प्रभावित किया जा सकता है, और यही कारण है कि जो सीजीआई है उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि जब मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, जल्दी सीबीआई इस पूरे मामले की इंक्वायरी शुरू करेगी। सीबीआई लेकिन बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस सीबीआई की जांच से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्दी सच सामने आएगा कि आखिरकार ट्विशा के साथ क्या हुआ था। बने रहिए हमारे साथ। ट्विशा और दीपिका की मौत के बाद अब जयपुर में मानसरोवर की अनु मीणा की मौत का मामला भी सुर्खियों में आ गया है। अनु मीणा की मौत को पहले सुसाइड माना गया था, लेकिन अब सामने आए सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्डिंग्स ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। सीसीटीवी फुटेज में इंजीनियर पति गौतम मीणा अपने बच्चे के सामने ही अनु के साथ मारपीट करता और घर में तोड़फोड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। मृतक का अनु के परिजनों ने पीडब्ल्यूडी में कार्यरत पति पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और अवैध संबंधों के गंभीर आरोप लगाए। अनु की फैमिली का दावा है कि उसके पति का व्यवहार लंबे समय से क्रूर था और इसका एक सीसीटीवी वीडियो इस वक्त आपके सामने है। परिजनों के मुताबिक अनु मीणा ने कई बार अपनी जान को खतरा भी बताया था। मामले में बच्चे के बयान और ऑनलाइन पैसे के लेन देन के स्क्रीनशॉट भी पुलिस को सौंपे गए हैं और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, सीधा उनके पास चलते हैं। मनीष, इस केस पे अभी तक क्या बातें हैं जो सामने आ रही हैं? पति की भूमिका क्या है? अनु के साथ क्या क्या होता था? क्या कह रहा है पीड़ित परिवार? देखिए, अभी इस पूरे मामले में अनुसंधान जारी है। हालांकि 7 मार्च को सुसाइड हुआ, 15 मार्च को रिपोर्ट दर्ज हुई और उसके बाद अब जब चूंकि सीसीटीवी जो वीडियोस आए हैं उसके मुताबिक जो अनु का जो परिवार है वो ये मामला दर्ज कराना चाहता है कि उसके साथ मारपीट पहले से होती थी। हालांकि इस पूरे मामले पे जो जांच कर रहे हैं एसएचओ गुरभूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये पूरा क्या मामला है और अब किस दिशा में आप लोग जाँच कर रहे हैं? 7 अप्रैल को मृतका के पति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी पत्नी ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। पड़ोसियों ने गेट तोड़ा, उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए जहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके सुसाइड के बाद में मर्ग दर्ज हुई, मर्ग की जांच की जा रही थी। क्योंकि ये दोनों ही पक्ष, जो मृतका के पीहर पक्ष और उसके ससुराल वगैरह, ये सब के सब उसके 12 दिन और जो भी उनकी अंतिम संस्कार की क्रियाएँ थी उनमें व्यस्त थे। अब 15 मई को मृतका के भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि मेरी बहन को प्रताड़ित करता था, उसके साथ मारपीट करता था और डिमांड करते थे। इसलिए के मामले में मामला दर्ज हुआ है। हाँ, मतलब उनका ये मानना है कि वह शादी के बाद से ही वो उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा था, उससे पैसों की डिमांड भी करता था और उसके साथ क्रूरता भी करता था। अब क्या उनका परिवार क्या चाहता है? आप लोग क्या जांच कर रहे हैं? सीसीटीवी भी आया है, उसमें दिख रहा है मारते पीटते हुए। आपकी जांच क्या इस तरफ जारी है कि क्या उसको परेशान किया जाता था अनु को, इसलिए मारा पीटा, इसलिए उसने सुसाइड किया है? चूँकि अनुसंधान में पीएचक्यू के सर्कुलर के मुताबिक एसीपी साहब मानसरोवर द्वारा किया जा रहा है, तो अनुसंधान के बारे में विस्तृत तथ्य वही बता पाएंगे। क्योंकि प्रथम दृष्टया घटनास्थल का एफएसएल निरीक्षण करवाया जा चुका है और पीड़ित पक्ष बयान उनके द्वारा लिए जा चुके हैं। अनुसंधान जारी है, अनुसंधान से जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एक आखिरी सवाल, क्या एक्सीएन को हिरासत में लिया है, उससे कोई पूछताछ होगी जो अनु का जो पति था? नहीं, अभी तक उसकी अरेस्टिंग ही हुई है और विस्तृत अनुसंधान क्योंकि एसीपी साहब द्वारा किया जा रहा है तो अनुसंधान के तथ्य वह ज़्यादा बता पाएंगे। देखिए, चूंकि सीसीटीवी जब आया, सीसीटीवी जो अनु के जो भाई हैं उन्होंने दिखाया और हालांकि अभी वो सीसीटीवी पुलिस के संज्ञान में नहीं आया है। चूंकि पुलिस इस मामले में 15 मार्च को मामला दर्ज कर चुकी है और जो पीड़ित पक्ष है उसने ये शिकायत दी है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो अनु को पीटने का है, प्रताड़ित करने का है, लिहाजा प्रथम दृष्टया दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कर लिया गया है। अब इस सीसीटीवी के आधार पर कुल मिलाकर जो उसका अनु का जो पति है उससे पूछताछ की जा सकती है। अब इस पूरे मामले में अनुसंधान जारी है, लेकिन ये सीसीटीवी माना जा रहा है कि एक अहम कड़ी है। 7 अप्रैल को सुसाइड हुआ और जाहिर सी बात है कि जैसे सीसीटीवी में चीजें नजर आ रही है
तो मुझे लगता है कि जब आगे इस बारे में और तफ्तीश होगी तो सच्चाई निकलकर सामने आएगी और जो पीड़ित परिवार है उनको इंसाफ भी मिले, जो इसकी अपील भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी त्विषा मामले में अब से थोड़ी देर में फाइनल वर्डिक्ट आने जा रहा है, फैसला आने जा रहा है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अतुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मनीष आपका भी। और अब बात यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से मचे हाहाकार की। छोटे छोटे शहर की ही नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ में भी लोग बिजली कटौती से बेचैन हैं। कई जगहों पर गुस्साए लोगों ने बवाल किया। बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लोगों की नाराजगी के बीच बिजली संकट से निपटने के लिए सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी ने बिजली विभाग के अफसरों और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के साथ एक बैठक भी की। इस दौरान सीएम योगी ने शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई के निर्देश दिए हैं। लोगों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए भी कहा गया है। योगी के इस आदेश का असर दिखा है। यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा लखनऊ में बिजली विभाग के हेल्पलाइन 1912 पर पहुंचे हैं। खुद शिकायत करने वाले लोगों से सीधे बात की है और समस्याओं को ठीक से करने का, निस्तार करने का, निवारण करने का दावा भी किया है। जी, क्या आपकी शिकायत थी भैया बिजली से संबंधित? ठीक है, ठीक है। फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, आपने कब किया शिकायत? हमने शिकायत और लोगों ने पहले किया था, हमने भी कल शिकायत किया है। ठीक है, ठीक है। पहले से कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट की हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यूपी में बिजली कटौती से आम जनता परेशान है तो बीजेपी के सांसद और विधायकों पर पब्लिक का काफी प्रेशर है। इन सांसदों और विधायकों की शिकायत पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में असहनीय महाविद्युत आपदा की वजह से लगातार बढ़ते आक्रोश से बचने के लिए भयभीत भाजपा आई विधायक सांसद दिखावटी चिट्ठी के रूप में जिस कागजी कवच से खुद को बचाना चाह रहे हैं, वो चिट्ठी दरअसल अपनी सरकार को लिखा कोई जनहित का पत्र नहीं, बीजेपी के डूबते जहाज को छोड़कर विपक्ष से आगामी चुनाव में टिकट पाने के लिए आवेदन पत्र है। अखिलेश ने कहा कि हमारे गठबंधन में ऐसे नेताओं के लिए कोई जगह नहीं जो जनता को दुख दर्द और दिक्कतों के सिवा कुछ नहीं देते हैं। अखिलेश यादव जिस बीजेपी सांसदों और विधायकों के गुस्से की बात कर रहे हैं उसकी झलक बरेली में देखने को मिली है। बरेली में बिजली कटौती से नाराज कैंट के बीजेपी विधायक संजीव अग्रवाल ने बिजली विभाग के अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। विधायक ने कहा जनता परेशान है लेकिन अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। अगर यही हाल रहा तो लोग सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे और कानून व्यवस्था बिगड़ने की जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। विधायक संजीव अग्रवाल ने कहा है कि इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में घंटों बिजली कटने से आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। शहर के कई इलाकों में बार बार बिजली जाने की शिकायतें मिल रही हैं। लोग रात भर जागने को मजबूर हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जनता लगातार बिजली विभाग से शिकायत कर रही है लेकिन अधिकारियों का रवैया बेहद ही लापरवाह बना हुआ है। जब लोग अधिकारियों को फोन करते हैं तो फोन रिसीव नहीं किया जाता। कई बार जनप्रतिनिधियों की कॉल तक नहीं उठाई जाती है। इससे साफ पता चलता है कि जनता अधिकारी की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। मीटिंग में विधायक संजीव अग्रवाल ने सख्त शब्दों में कहा कि अफसर अपनी औकात में रहें और जनता के साथ सही व्यवहार करें। अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो उन्हें यहां से हटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ये सुनिश्चित करने में लगी है कि हमारी निजी जनता को 24 घंटे सप्लाई मिले और सप्लाई 24 घंटे पावर हाउस तक आ भी रही है। लेकिन वहां से नीचे जो लोकल फॉल्ट ओवरलोडिंग की वजह से हो रहे हैं उस कारण से जनता को समस्या हो रही है। अधिकारी फोन समय पे उठाते नहीं है जिस कारण जनता में आक्रोश होता है। उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई गई। अब यूपी में बिजली संकट के बाद लोगों के गुस्से को देखते हुए सीएम योगी ने खुद कमान संभाल ली। योगी ने कल बिजली विभाग के साथ बैठक की। इस दौरान योगी ने शहरों को 24 घंटे और गांव में 18 घंटे बिजली सप्लाई का आदेश दिया। दरअसल भीषण गर्मी के कारण बिजली की डिमांड रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। इसे देखते हुए योगी ने बिजली उत्पादन की क्षमता को और बढ़ाने और लोगों को निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और योगी ने कहा कि बिजली उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का इस्तेमाल किया जाए। योगी ने फीडर वाइज मॉनिटरिंग और शिकायतों के तुरंत निपटारे पर जोर दिया है।
लखनऊ का ये बुद्धेश्वर का इलाका है और ये लाइब्रेरी है। ये सब स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इनको यहाँ पढ़ने की जगह दी जाती है। अब जब लाइट चली जाती है तो इनकी पढ़ाई कैसे होती है ये समझा जा सकता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक कुमार गिरी है। मैं यहाँ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी करता हूँ, साथ में राज्य लोक सेवा आयोग की भी परीक्षाएं देता हूँ। बीच बीच में जब लाइट की समस्या आती है तो हम लोगों को इसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिस वजह से पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न होती है और रात में सोने में भी बहुत सारी समस्याएं होती है। लाइट की क्या हालत है यहाँ पे? मैम लाइट बहुत दिक्कत करती है, कभी कभी चली जाती है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं मैम लाइट से। यहाँ लाइब्रेरी में कुछ व्यवस्था है? बिना लाइट कुछ चलता है? बिना लाइट में तो 1-2 घंटे चलता है मैम, बाकी जो है फिर वही। और दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत और मध्य भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में। तेज धूप लू से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया और कई हिस्सों में तो पारा 45 डिग्री के पार है। लेकिन आज से 9 दिन का नौतपा शुरू हो रहा है। आज से नौतपा शुरू हो रहा है। 25 मई यानी आज से 2 जून तक पूरे 9 दिनों तक धरती खूब तपेगी। दिल्ली में तापमान 44 से 48 डिग्री के बीच रहेगा। तो वहीं मौसम विभाग ने यूपी के 10 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं करीब 30 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और यूपी के बांदा में इस बार गर्मी ने पुराने रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं। पिछले 3 दिन से पारा 48 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। बांदा देश के सबसे गर्म इलाकों में से एक बन गया है। यहाँ रात का तापमान भी काफी अधिक रहा। तो वहीं पर दिल्ली में गर्मी ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ा।